ये बहुत बड़ी खबर है कि बीएसएफ जवान का अपहरण किया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि घनी धुंध का फायदा उठाकर जो बांग्लादेशी गौ तस्कर हैं उन्होंने बीएसएफ जवान का अपहरण किया है। भारत के कड़े विरोध के बीच बांग्लादेश की यूनिस सरकार ने एक और हिमाकत कर दी है। यूनिस सरकार ने भारत की सीमा पर तुर्की से खरीदे ड्रोन तैनात कर दिए हैं। बांग्लादेशी सेना ने तुर्की के बेरकतार TB2 ड्रोन तैनात किए हैं। यूनिस सरकार ने पिछले साल तुर्की से ये ड्रोन खरीदे थे। ढाका को ये ड्रोन पाकिस्तान की मध्यस्थता से मिले थे। हसीना सरकार के पतन के बाद जब यूनिस सरकार सत्ता में आई तो पाकिस्तान से उसकी दोस्ती बढ़ गई और अपनी ताकत की वजह से ही उसे ये ड्रोन मिले थे। एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है जिसमें भारत को दुश्मन के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। भारत के खिलाफ नारेबाजी करने वालों को देशभक्त और उस्मान हादी जैसे कट्टर भारत विरोधी को शहीद बताया जा रहा है। भारत की पॉलिसी हमेशा से नेबर्स फर्स्ट की रही है। ये बहुत बड़ी खबर है कि बीएसएफ जवान का अपहरण किया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि घनी धुंध का फायदा उठाकर जो बांग्लादेशी गौ तस्कर हैं उन्होंने बीएसएफ जवान का अपहरण किया है और बांग्लादेश भारत सीमा पर यह अपहरण हुआ है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ जवान को बाद में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को सौंप दिया गया है। हालांकि अभी भी ये जवान भारत नहीं आया है। इसको वापस लाने की जो प्रक्रिया है वो बीएसएफ की तरफ से की जा रही है। घटना पश्चिम बंगाल के कोच बिहार जिले के मेखलीगंज इलाके की बताई जा रही है, जहां पर भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, जो बॉर्डर है, उस पर सुबह करीब 4:45 बजे 4:45 पर यह घटना हुई। बीएसएफ के सूत्र ये बता रहे हैं कि जवान का नाम जो है वो वेद प्रकाश है। वो बीएसएफ की 174वीं बटालियन में तैनात है और अर्जुन कैंप जुड़े हुए हैं। तो तमाम ये जो जानकारियां, फिलहाल शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ये घटना कैसे हुई इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल ड्यूटी के दौरान जवानों ने यह देखा कि सीमा के खाली हिस्से से मवेशियों का एक झुंड जो है वो भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। तस्करों को खदेड़ने के लिए जो हमारे बीएसएफ जवान हैं उन्होंने तत्परता यहां पर दिखाई और जो हमारे जवान वेद प्रकाश जो भी बताए जा रहे हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के कब्जे में है, वहां पर बांग्लादेश में मौजूद हैं, वो जो जवान है बाकी जवानों से कुछ आगे निकल गए। इसी दौरान बताया जा रहा है कि गौ तस्करों ने फायदा उठाया घनी धुंध का, क्योंकि सुबह सुबह कोहरा बहुत ज्यादा होता है और तभी मौके का फायदा उठाकर बदमाशों ने उन्हें मवेशियों के साथ बांग्लादेश ले जाकर उनका अपहरण किया है। ये खबर शुरुआती जानकारी के हिसाब से सामने आ रही है। घटना की जानकारी मिलते ही बताया जा रहा है कि जो बीएसएफ सेक्टर है उन्होंने तुरंत बीएसएफ सेक्टर कमांडर ने बीजीबी यानी कि बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड है वहां पर उन पर संपर्क किया बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की तरफ से बीएसएफ को बताया गया है कि भारतीय जो जवान जो है फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित है और फिलहाल बीओपी अंगारापोटा में वो इस वक्त मौजूद है। बीएसएफ अधिकारियों ये भी बता रहे हैं कि जवान को सुरक्षित वापस लाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। फ्लैग मीटिंग्स जो है होंगी, बातचीत जो है वो की जाएंगी। हम वो देश है जो अपने पड़ोसी देशों की संकट में सहायता के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। इसके बावजूद बांग्लादेश जिस राह पर है वो उसे खतरनाक डगर पर ले जाता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश भारत से लड़ने का कोई मौका तलाश रहा हो। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। अगर ऐसा होता है और युद्ध के हालात बनते हैं तो क्या अंजाम हो सकता है? भारत और बांग्लादेश की सेनाएं कितनी ताकतवर हैं? दोनों की सैन्य शक्ति कैसी है? अगर युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? चलिए सब जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारी दुनिया। मैं हूं राम विश्वकर्मा। सैन्य ताकत के लिहाज से देखा जाए तो बांग्लादेश दुनिया के मुकाबले कहीं नहीं टिकता। सैन्य संसाधनों, बजट और तकनीकी ताकत के मामले में भारत बांग्लादेश से काफी आगे है। वायुसेना की बात करें तो भारत के पास लड़ाकू विमानों की संख्या बांग्लादेश की तुलना में कई गुना अधिक है, जिससे भारत को हवाई क्षेत्र में मजबूत बढ़त मिलती है। इसी तरह हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों और आधुनिक वायु उपकरणों में भी भारत की स्थिति ज्यादा। भारत के कड़े विरोध के बीच बांग्लादेश की यूनिस सरकार ने एक और हिमाकत कर दी है। यूनिस सरकार ने भारत की सीमा पर तुर्की से खरीदे ड्रोन तैनात कर दिए हैं। बांग्लादेशी सेना ने तुर्की के बेरकतार TB2 ड्रोन तैनात किए हैं। यूनिस सरकार ने पिछले साल तुर्की से ये ड्रोन खरीदे थे। ढाका को ये ड्रोन पाकिस्तान की मध्यस्थता से मिले थे। हसीना सरकार के पतन के बाद जब यूनिस सरकार सत्ता में आई तो पाकिस्तान से उसकी दोस्ती बढ़ गई और अपनी ताकत की वजह से ही उसे ये ड्रोन मिले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार तुर्की का ये ड्रोन भारतीय बॉर्डर के पास उड़ता दिखा है। सूत्रों के मुताबिक तुर्की से ड्रोन खरीदने के बाद से बांग्लादेशी ड्रोन कई बार भारतीय बॉर्डर पर
उड़ते दिखे हैं। बीएसएफ ने कई बार संदिग्ध हरकतें देखकर चेतावनी दी है। गौरतलब है कि इसके पहले भी पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा से सटे बॉर्डर इलाकों में बांग्लादेश के ड्रोन दिखे थे और बीएसएफ ने इसे लेकर बीजीबी को आगाह भी किया था। इस बीच बांग्लादेश में बिगड़ते अंदरूनी कानून व्यवस्था के हालात और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, खासकर त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा के लिए हर मुमकिन एहतियाती और एक्टिव कदम उठाए। पाकिस्तान को भारतीय सेना और बॉर्डर चाहते सिक्योरिटी फोर्स वगैरह यानी के लोग। बीएसएफ की तैनाती की गई है, जबकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर निगरानी और चौकसी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में मौजूदा अस्थिर हालात के बीच पूर्व सेना कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने वरिष्ठ सेना अधिकारियों के साथ मिजोरम और त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों की समीक्षा की है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी वरिष्ठ सेना अधिकारियों के साथ मिजोरम के परवा में स्पीयर कॉर्प्स के तहत तैनात असम राइफल्स और बीएसएफ के कंपनी ऑपरेटिंग बेस पहुंचे और भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। पोस्ट में कहा गया कि सेना कमांडर ने असम राइफल्स और बीएसएफ के जवानों की दृढ़ता, साहस और उच्च स्तर की ऑपरेशनल तैयारियों की सराहना की। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल तिवारी और जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंढारकर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ त्रिपुरा के दक्षिणी जिले बेलोनिया का भी दौरा किया और सीमा से जुड़े हालात की समीक्षा की। गौरतलब है कि भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम कुल 1880 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा का जिम्मा सीमा सुरक्षा बल के पास है। इससे पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा था कि बांग्लादेश की स्थिति पर भारत सरकार करीबी नजर बनाए हुए है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच बांग्लादेशी नेताओं और कट्टरपंथियों का एक ग्रुप विक्ट्री डे से पहले भी भारत के खिलाफ भड़काऊ कमेंट्स करता रहा है। विक्ट्री डे से एक दिन पहले एनसीपी नेता हसनत अब्दुल्ला ने कहा था कि 7 सिस्टर्स पर कब्जा कर लेना चाहिए। इस घटना के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और विरोध जताया था। बता दें कि सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश में एक के बाद एक वीजा ऑफिस और हाई कमीशन ऑफिस बंद कर दिए गए हैं। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उज़्ज़मान ने इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से हॉटलाइन पर बात भी की। बांग्लादेश आर्मी चीफ के फोन के बाद दिल्ली ने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। जो गलती सन 71 में हो गई, जहां आसानी से इस कॉरिडोर को इंदिरा गांधी चाहती जितना चौड़ा कर देती। अगर बांग्लादेश कोई दुस्साहस करता है, हिम्मत करता है, तो इस मौके का चौका मारना चाहिए। अगर 2026 का चुनाव वापस ममता बनर्जी उस दीदी जीत कर आती हैं, तो उसके बाद जो सन 2031 का चुनाव होगा और उस टाइम में सेंटर में हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? थोड़ा सा अपडेट और बात करेंगे बांग्लादेश की, लेकिन उसको जोड़ेंगे वेस्ट बंगाल से और उसको फिर जोड़ेंगे यूनिस कॉरिडोर से। यूनिस कॉरिडोर का मतलब हो गया चिकन कॉरिडोर। उसको जब मैं यूनिस कॉरिडोर कहूंगा तो मुझे पता है कुछ लोगों को आपत्ति होगी, लेकिन छिली मुर्गी और इसकी शक्ल इतनी मिलती है कि पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये आया कि इसको यूनिस कॉरिडोर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन चलिए, हम अपनी किसी जगह को चिकन कॉरिडोर क्यों कहें, हमें ये बात ही समझ में नहीं आती है, तो हम उसको सिर्फ कॉरिडोर बोलेंगे। क्योंकि इस कॉरिडोर के चक्कर में मैं भारत से खासा नाराज होऊंगा कि अगर बांग्लादेश ने कोई हरकत करी और भारत को एक मौका मिला और भारत अगर आगे भविष्य में इस कॉरिडोर को चौड़ा नहीं करता, जो सन 71 में कर लेना चाहिए था, अब मोदी जी को यह गलती नहीं करनी चाहिए थी। अब साथियों, जो डेवलपमेंट है वो सुनिए। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भारत के आर्मी चीफ से बात की है और आश्वासन दिया है कि आपके जो भी असेट्स बांग्लादेश में हैं वो सुरक्षित हैं, यानी कांसुलेट हो गए, एम्बेसी हो गई। और यही आश्वासन भारत के आर्मी चीफ ने उनको दिया है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि मामला अब कितना सेंसिटिव हो गया है। और ये बात कहां से आई है? बात इस तरह से आई है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम से लेकर त्रिपुरा, असम, छात्रों ने बांग्लादेश काउंसलेट जो था अगरतला में और कई जगहों पर बड़े बड़े इसमें मोर्चे निकाले हैं, विरोध प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि
अंदाज के साथ कुछ दिन पहले हम लोगों को बांग्लादेश में देखने को मिला। इसके साथ साथ कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए जेओसी ऑफ द 17th माउंटेन डिवीजन ने पूरे क्षेत्र का, ये रिपोर्ट्स हैं, सर्वे किया है और वहां पर चौथा आर्मी बेस भी बनने जा रही है। ये भी रिपोर्ट्स हैं जो पब्लिक डोमेन में इस हमारी चर्चा हो रही है और एयरफोर्स बेस भी वहां पर डेवलप हो रहा है। इस कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए फिर से दोहरा दूं अपने वीडियो में, जो गलती सन 71 में हो गई, जहां आसानी से इस कॉरिडोर को इंदिरा गांधी चाहती जितना चौड़ा कर देती। अगर बांग्लादेश कोई दुस्साहस करता है, हिम्मत करता है, तो इस मौके का चौका मारना चाहिए और इस कॉरिडोर को कम से कम जितना है 3 गुना कर लेना चाहिए। पर यूनाइटेड नेशन में जो होगा वो साथियों देखा जाएगा। लोगों को पेलेगी। इसके साथ साथ एक डेवलपमेंट वेस्ट बंगाल का भी है। वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट जब मैं बांग्लादेश से जोड़ूंगा फिर शायद आप लोगों को समझ में आए कि ये सिचुएशन है क्या, या जिस नजरिए से मैं इसको देख रहा हूं कि भविष्य में कितना खतरनाक देख रहा हूं। लंगजिता चक्रवर्ती, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम रॉन्गली, ये एक प्लेबैक सिंगर है वेस्ट बंगाल। एक वेस्ट बंगाल में एक कार्यक्रम हो रहा था जो पॉलिटिकल भी था और आप मान लें प्राइवेट भी था। वहां पर ये अपना इनका गाने चल रहे थे। 7 बजे का कार्यक्रम था। 7:08 बजते ये 7 गाने अपने गा चुकी थी और जैसे कलाकार करते हैं कि हर गाने के बीच में वो जो सामने दर्शक बैठे होते हैं उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं माहौल को लाइट करने के लिए। इन्होंने जो 7th गाना गाया वो देवी चौधरानी जो पिक्चर है उसका इन्होंने गाया जागो मां। जब इन्होंने ये गाना गाया और ये पब्लिक से इंटरैक्ट कर रही थी तो वहीं पे एक टीएमसी का नेता महबूब मलिक, ये इनकी जुबानी है, जो भीड़ में से भागा इनकी तरफ आया और वॉर्न किया बंगाली लैंग्वेज में कि तुमने बहुत गान लिए धार्मिक गाने, अब तुम्हें सेकुलर गाना गाना होगा। और बतौर मिस चक्रवर्ती के उसने इनको झपटने की, मारने की कोशिश करी। जो बाउंसर्स होते हैं, भीड़ होती है, उसने उनको रोका और उसके बाद पूरा वहां का माहौल बदल गया और ये उसके बाद ना गा पाई। ये सिचुएशन है कहां की, अब हम आ गए हैं वेस्ट बंगाल की। जब इस पूरी चीज को हम देखते हैं तो ये तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि घुस के बांग्लादेश को निस्ते नाबूद कर दो। ऐसे प्लेटफॉर्म और हैं कि कान पकड़ के उठाएंगे, कान पकड़ के बिठा देंगे। प्रैक्टिकल बात करता हूं कि अगर बांग्लादेश को दुस्साहस करता है तो भारत को कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने कॉरिडोर को दुगना कर लेना चाहिए और फिर यूनाइटेड नेशन में लड़ाई लड़ी जाएगी। दूसरी बार वीडियो में बोल रहा हूं। लेकिन एक होता है लड़ाई जो बॉर्डर पर लड़ी जाती है, एक होती है लड़ाई साथियों जो जहनियत में लड़ी जाती है। और अगर कोई बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश की बात करता है तो इसके 2 मायने होते हैं मेरे भाइयों। एक तो होता है कि बांग्लादेश का बॉर्डर इतना बड़ा हो गया, वो तो चलिए असंभव है, अलग डाल देते हैं, मजाक की बात है। एक होता है बांग्लादेश जमायत की मानसिकता इतने क्षेत्र में पहुंच गई जितना मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक दूसरा ज़हनी एक जगह को इन्फ्लुएंस करने का और कॉन्कर करने का और ग्रेटर अपने आप को बनाने का साथियों तरीका होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। और इस बात के साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि 2026 का वेस्ट बंगाल का चुनाव भाजपा के लिए, केंद्र की सरकार के लिए आखिरी मौका है और आखिरी रास्ता है। अगर 2026 का चुनाव वापस ममता बनर्जी जीत कर आती हैं तो उसके बाद जो सन 2031 का चुनाव होगा और उस टाइम में सेंटर में भाजपा कितना होगी, क्या होगी, कितना मजबूत होगी, तो 31 तक मेरे भाई चिड़िया खेत चुग चुकी होगी। ये आखिरी 5 साल हैं, बचा लो या लुटवा लो। अब लुटवाने से फिर मैं समझा दूं, मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश की फोर्सेस कोलकाता तक आ जाएंगी। इस पूरा जो ये मैप है ग्रेटर बांग्लादेश, ये काफी हिस्से तक एक ऐसी मानसिकता होगी जहां उस तरफ जैसे खुल के जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे लगते थे और उसको सेटल करते करते कितना वक्त लग गया, कितनी जानें चली गई,
कितना पैसा लग गया, सारी चीज देखिए, कितनी देश की एनर्जी लग गई, एक चक्कर का पैसा लग गया। वो हालात 31 के बाद भैया मुझे यहां पर 31 आते आते अगर ममता बनर्जी जीत जाते हैं तो नजर आ रहे हैं कि यहां पर भी खुल के बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे लगेंगे, बांग्ला लैंग्वेज के नाम पर, बांग्ला कल्चर के नाम पर, और बांग्लादेश उभरेगा एक तरह से ये दिखाकर कि हम ही बांग्ला की असली पहचान है। और आज की तारीख में जहां वेस्ट बंगाल में एक राष्ट्रभक्त कितना बैकफुट पर है, तब सोचिए वो कितना बैकफुट पर होगा। मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं कि पूरा वेस्ट बंगाल ये करेगा, लेकिन अगर 30% वेस्ट बंगाल ने भी ये कर दिया तो फिर सिचुएशन आने वाले वक्त में ठीक करने लायक मेरे भाई नहीं रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। बांग्लादेश का आज एक देश के तौर पर वजूद है तो वो भारत की वजह से है। बांग्लादेश की आजादी के लिए 1971 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था, जिसमें भारत के 3,843 जवान शहीद हुए थे और 9,851 जवान जख्मी हुए थे। भारत की इस बड़ी कुर्बानी के बाद बांग्लादेश एक देश के रूप में दुनिया के मानचित्र पर आ सका था। भारत की इस मित्रता और इस एहसान को बांग्लादेश की पिछली सरकारें मानती रही हैं। बांग्लादेश की बहुत बड़ी आबादी भी भारत से प्रेम रखती है, लेकिन शेख हसीना सरकार से सत्ता छिन जाने के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया बने मोहम्मद यूनुस के शासन में भारत विरोधी चरमपंथी ताकतें बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है जिसमें भारत को के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। भारत के खिलाफ नारेबाजी करने वालों को देशभक्त और उस्मान हादी जैसे कट्टर भारत विरोधी को शहीद बताया जा रहा है। भारत की पॉलिसी हमेशा से नेबर्स फर्स्ट की रही है। के साथ भी दुरुस्त काम नहीं कर रहे, ठीक है। इनका चाइना के साथ फड्डा, इनका अब इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ पहले कब से फड्डा चल रहा है, ठीक है। अब बांग्लादेश एक बच्चा हुआ था उसके साथ फड्डा चल रहा है। म्यांमार वाले कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इनको मार रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे भी उनकी फ़ौज इनको मार रही है। तो ये मुल्क हैं जो सारे इंडिया के नेबर्स हैं, सारे के सारे इंडिया को हर जगह से जहाँ पे भी चाहे मार देते हैं, ठीक है। तो नेपाली थे, नेपाली इनके दोस्त थे, भाई थे, बने हुए थे, ठीक है। उन लोगों ने भी इनको छोड़ा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो लोग भी जहाँ से मज़ा लगे वहीं पे इनको पिटा देते हैं, ठीक है। उन लोगों ने भी एक नया नक्शा जारी कर दिया जिसमें इंडिया की 3 से 4 रियासतें उन्होंने दिखाई हैं कि ये हमारा हिस्सा बन सकती है, आगे चल के जंग करके हम ये छीन सकते हैं इनसे। तो ये थी आज की मुकम्मल वीडियो जो कि आप लोगों ने देखी है। आज मैंने थोड़ी वीडियो लंबी कर दी जिसकी वजह से आप लोगों को मज़ा भी थोड़ा लंबा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए फिर वक्त इतना ही। आपकी क्या राय है कि क्या इंडिया को दुरुस्त कर रहा है कुछ या गलत कर रहा है? तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह।